हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं कीर्ति। हमारी वीडियोस में इस बार लंबा गैप लग गया था, लेकिन अब मैं रोज़ कंटिन्यूस वीडियो डालूंगी। आपको आपके थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड कई सारी वीडियोस यहाँ पर अब अवेलेबल हो जाएंगी। पेपर भी नज़दीक आ गए हैं, तो अब अपनी पोएम शुरू करते हैं, जिसका नाम है अ रेड रेड रोज़ बाय रॉबर्ट बर्न्स। सबसे पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं। जो रॉबर्ट बर्न थे, उनका जो जन्म है वो 1759 को हुआ था। स्कॉटलैंड के आयरशायर जो शहर है उसके एलोवे विलेज गांव में एक स्मॉल कॉटेज, छोटी सी कुटिया में उनका जन्म हुआ था। ये प्री रोमांटिक एरा के पोइट माने जाते हैं। 18th सेंचुरी के स्कॉटिश पोइट हैं, क्योंकि स्कॉटलैंड में इनका जन्म हुआ था। साथ ही 1796 में इनकी डेथ हो गई थी। 37 ईयर्स की एज में ये मर गए थे ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़। अब ये एक स्कॉटिश पोइट तो थे ही, इन्हें स्कॉटलैंड का नेशनल बार्ड यानी कि राष्ट्रीय कवि भी माना जाता था, और ये वहाँ के प्लूमैन पोइट भी थे। और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे, हाईली इन्फ्लुएंस्ड थे ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। अब जिस टाइम पीरियड पे ये पोइट्रीज़ लिख रहे थे अपनी, उस टाइम पीरियड में स्कॉटलैंड में अपनी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल्स चल रहे थे। इसके लिए इनकी जो हमें पोइट्रीज़ हैं उनमें रेडिकलिज्म, पेट्रोटिज्म देखने को मिलता है। साथ ही ये एक स्मॉल फैमिली से बिलोंग करते थे, कॉमन फैमिली। इनके जो फादर थे वो फार्मर थे, इसीलिए हमने इनकी जो पोएम्स हैं उनमें सामान्य लोगों के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। साथ ही इन्होंने स्कॉटिश कल्चर को भी अपनी पोएम्स में स्थान दिया है। साथ ही इन्होंने स्कॉटिश कर्क क्या होता है, यानी कि स्कॉटलैंड का चर्च, उसके बारे में भी अपनी पोएम्स में लिखा है। और इनकी पोइट्रीज़ में वहाँ के फोक सॉन्ग्स जो होते हैं उनके बारे में भी जानने को मिलता है। हम इन्हें वहाँ का वेरी या फिर मोस्ट पॉपुलर पर्सन भी स्कॉटलैंड की पोइटिक हिस्ट्री का कह सकते हैं। इनके फेमस वर्क्स की अगर हम बात करें तो अ रेड रेड रोज़ तो है ही, उसके अलावा टैम ओ शेल्टर भी इसमें इंक्लूड है। तो ये था अपने हमारे पोइट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अब हम अपनी पोएम शुरू करते हैं। तो हमारी जो ये पोएम है रेड रेड रोज़, ये एक लव सॉन्ग है जिसमें टोटल 16 लाइन है। ये पोएम 4 स्टेंजाज में डिवाइड है, हर स्टेंजा 4 लाइन का है। और अगर हम इसकी राइम स्कीम देखें तो आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे, रोज़, जून, मेलोडी, ट्यून। तो क्या बैठेगा इससे? ए बी सी बी। दूसरे में भी लास्ट, आई, डियर, ड्राई। तो इसमें भी ए बी सी बी ही बैठेगा। तो पहले के जो 2 स्टेंजा है उनमें ए बी सी बी है। अगर हम अब लास्ट के 2 स्टेंजा देखें तो उसमें है डियर सन, डियर रन, तो ए बी। और लव वाइल, लव माइल, तो ए बी। तो पहले के जो 2 स्टेंजा हैं उसमें ए बी सी बी, और जो लास्ट के 2 स्टेंजा हैं उनमें ए बी। अब पोएम की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो पोइट है वही स्पीकर हैं, वो अपनी बिलविड के बारे में हमें यहाँ पर बिलविड को वो बता रहे हैं कि वो उनसे कितना इंटेंस डीप लव करते हैं, ठीक है। और वो कहीं पर जा रहे हैं तो डिपार्चर से पहले वो उन्हें भरोसा दिलाते हैं, दिलासा देते हैं कि मैं ज़रूर लौट कर आऊँगा, चाहे मैं तुमसे कितना भी दूर क्यों ना हूँ। शुरू करते हैं। पहली जो लाइन है, ओ माई लव्स लाइक अ रेड रेड रोज़। तो पहली ही लाइन में जो ये लव है ये उनकी बिलविड के लिए यूज़ हुआ है, और लाइक आया है जो कि सिमिली फिगर ऑफ स्पीच के लिए आता है, एज या लाइक। यहाँ पर जो पोइट है वो डायरेक्टली अपनी बिलविड को रेड रोज़ से कंपेयर कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरी जो बिलविड है, प्रेमिका है, वो बिल्कुल लाल गुलाब के फूल की तरह है, दैट्स न्यूली स्प्रंग इन जून। अब हम देखें तो जो स्कॉटलैंड या यूनाइटेड किंगडम वाले जो एरिया हैं उनमें समर और स्प्रिंग के बीच में जो नेचर होता है उसका टॉप प्रोडक्शन पीरियड होता है, जब वो फूल पत्तियाँ नई नई खिलते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जैसे जून के महीने में बिल्कुल नया नया ताज़ा गुलाब खिलता है ना, तुम बिल्कुल उस ताज़ा गुलाब की तरह हो। ओ माई लव्स लाइक द मेलोडी। अब यहाँ पर दूसरा सिमिली, वो दोबारा से अपनी लव्स यानी बिलविड को मेलोडी से कंपेयर कर रहे हैं डायरेक्टली। मेलोडी क्या है? जब छोटी छोटी जो पिच होती हैं, ध्वनि होती हैं, उनको जोड़ करके एक बहुत सुंदर कर्णप्रिय जो साउंड है उसको तैयार किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम मेलोडी बोलते हैं। तो अब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब दैट्स स्वीटली प्लेड इन ट्यून, कि जब जो मेलोडी है उसे प्रॉपर ट्यून में अच्छे से स्वीटली प्लेड बजाया जाता है, तो उसमें से जब जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो साउंड सब लोगों के मन को मोह लेती है ना। तो वैसे ही जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसा अनुभव होता है
कि मैं वही मेलोडी को सुन रहा हूँ और मैं मतलब तुम्हारी ब्यूटी में खो जाता हूँ। ठीक है, तो ये पहले पैराग्राफ में 2 सिमिली थे। और जो ये थर्ड लाइन है, ओ माई लव्स लाइक दी मेलोडी, ये जो लाइन है ये कंप्लीट नहीं हुई है, उससे पहले ही अगली लाइन जो है दैट स्वीटली प्लेड इन ट्यून, ये शुरू हो गई है। तो जब पहली लाइन ख़त्म ना हो और उससे पहले ही दूसरी लाइन शुरू हो जाती है तो उसमें एमिएनमेंट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो होता है ENJAMBMENT। इसमें जे साइलेंट होता है, इसीलिए इसे एनिएम्बमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब है एज फेयर आर्ट दाउ, यानी आर यू माई बोनी लास। बोनी लास जो है वो स्कॉटिश वर्ड है। अब क्योंकि हमारे जो पोइट हैं वो स्कॉटिश पोइट हैं, अब तो उनकी ज़्यादातर जितनी भी पोइट्रीज़ हैं उसमें जैसे इंग्लिश के भी कई सारे वेरिएशंस होते हैं, हमारे यहाँ इंग्लिश अलग है, इंडियन इंग्लिश, अमेरिकन अलग है, तो वैसे ही इसमें स्कॉटिश इंग्लिश है। साथ ही स्कॉटिश डायलेक्ट भाषा का इस पोएम में ज़्यादातर यूज़ किया है उन्होंने। तो ये जो बोनी लास है स्कॉटिश वर्ड है जिसमें लास का मतलब है गर्ल और बोनी का मतलब ब्यूटीफुल या फिर क्यूट हम बोल सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि एज फेयर आर यू माई बोनी लास, कि तुम्हारी जो स्किन टोन है तो मतलब बहुत ज़्यादा फेयर हो, गोरी हो, ब्यूटीफुल हो, माई बोनी लास, मेरी सुंदर या क्यूट गर्ल, विच मीन्स कि तुम्हारे जितना सुंदर कोई है ही नहीं। सो डीप इन लव एम आई, अब वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी ब्यूटी में बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो गया हूँ, खो गया हूँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत डीपली लव में हूँ। एंड आई विल लव दी, यानी यू, तुम्हें, स्टिल माई डियर टिल ऑल द सीज गैंग ड्राई। अब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि आई विल फ्यूचर के लिए यूज़ कर रहे हैं कि मैं तुम्हें कब तक प्यार करूँगा, माई डियर मेरी प्रिय, टिल जब तक कि ऑल द सीज गैंग ड्राई, संसार में जितने भी समुद्र हैं ना जब तक वो सूख नहीं जाते तब तक मैं तुम्हें प्यार करूँगा। अब यहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर फेंक दिया। तो जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को मतलब एग्जागरेट कर देता है, खींच देता है, तो उसमें कौन सा होता है फिगर ऑफ स्पीच, हाइपरबली, जिसे हिंदी में अतिशयोक्ति भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो थर्ड स्टैंजा है उसमें दोबारा यही लाइन रिपीट हुई है, टिल ऑल द सीज गैंग ड्राई माई डियर। तो जब किसी लाइन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है या फिर उसे दोबारा रिपीट कर दिया जाता है तो वहाँ पर एम्फेसिस होता है। तो यहाँ पर भी एम्फेसिस है क्योंकि जोर दिया गया है। वही मतलब है कि जब तक ये सारे समुद्र नहीं सूख जाते माय डियर मेरी प्रिय तब तक मैं तुमसे प्यार करूँगा। एंड द रॉक्स मेल्ट विद द सन, यानी अब वो दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि जब तक सूर्य की गर्मी से जितनी भी चट्टानें हैं वो पिघल नहीं जाती। अब चट्टानें पिघलती तो हैं लेकिन इसमें बहुत लंबा समय लगता है। अब सारे समुद्र कब सूखेंगे, एक साथ तो सूख ही नहीं सकते, धरती ख़त्म होगी जब ही ऐसा हो सकता है। और चट्टानों में भी हज़ार मतलब बहुत साल का समय लगता है चट्टानें पिघलने में भी। तो इस लाइन में भी वो क्या कर रहे हैं, हाइपरबली कर रहे हैं। ठीक है, कि जब तक सारे समुद्र सूख नहीं जाते और चट्टानें पिघल नहीं जाती धूप की गर्मी से तब तक मैं तुम्हें प्यार करूँगा। एंड आई विल लव यू स्टिल माई डियर वाइल द सैंड्स ऑफ लाइफ शैल रन। अब ये जो सैंड्स किसके लिए आया है, जो घड़ी नहीं होती जिससे रेत गिरती है, जो समय का हमें बताती है कि समय जा रहा है, हमारे हाथ से फिसल रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर यूज़ हुआ है। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कब तक प्यार करूँगा मेरी प्रिय, तब तक प्यार करूँगा जब तक कि जो मेरी ज़िंदगी का समय है वो ख़त्म नहीं हो जाता, यानी जब तक मेरे जीवन की जो रेत है वो समाप्त ना हो जाए, मेरे शरीर से जो सांस है वो मेरा साथ ना छोड़ दे, या मेरी जीवन जो लीला है वो समाप्त ना हो जाए तब तक। ठीक है, यहाँ पर भी हाइपरबली है हल्का बहुत। अब फोर्थ में पैराग्राफ में वो क्या कह रहे हैं, एंड फेयर दी व्हील, ये फिर से जो व्हील है ये स्कॉटिश शब्द है, यहाँ पर व्हील नहीं वेल है, फेयर वेल माई ओनली लव। माई ओनली क्यों लिखा है उन्होंने, क्योंकि वो अपनी बिलवड को एहसास कराना चाहते हैं कि उसके अलावा उनकी ज़िंदगी में कोई और इम्पोर्टेंट व्यक्ति नहीं है जिससे वो इतना डीपली प्यार करते हैं। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि अब मैं तुमसे क्या लेता हूँ, फेयरवेल लेता हूँ। मैंने शुरू में ही बताया था कि वो कहीं जा रहे हैं, डिपार्चर कर रहे हैं वहाँ से, तो उसको अब वो भरोसा दिला रहा है फोर्थ पैराग्राफ में कि मैं लौट के आऊँगा बहुत जल्द। तो वो कह रहे हैं कि अब मैं तुमसे अलविदा लेता हूँ, एंड फेयर यू वेल अ वाइल, लेकिन ये जो मैं तुम्हें गुड बाय कह रहा हूँ ये सिर्फ कुछ समय के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। एंड आई विल कम अगेन माई लव, और वो कह रहे हैं कि मेरी जो बिलवड है मैं उससे कह रहा हूँ कि मैं बहुत जल्द लौट कर तुम्हारे पास
आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, दो इट वर 10,000 मील। अब वो जाते जाते भी उन्होंने अतिशयोक्ति हाइपरबली कर दी कि चाहे तुम मुझसे 10,000 मील दूर क्यों ना हो, इतनी दूर भी होगी ना तब भी मैं वहीं में तुमसे मिलने आ जाऊँगा। तो अब ये तो इम्पॉसिबल सी बात कर रहे हैं वो। 10,000 मतलब 1,000 मील का मतलब हो गया 16,000 किलोमीटर कम से कम। तो बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति कर दी उन्होंने। लेकिन अब पोयम में हमें तो पढ़ना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि चाहे तुम मुझसे 1000 मील क्यों ना दूर हो, मैं लेकिन तुमसे मिलने आऊँगा। तो यहाँ पर ये पोयम थी। इन्होंने अपने इंटेंस और डीप लव को उसको बताने के लिए ये पूरी पोयम लिखी है और उसको यकीन दिलाया है कि वो जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ से लौट कर वापस आएंगे। बहुत ही ईजी पोयम है। जो भी इसमें फिगर ऑफ स्पीचेस थी, राइम स्कीम थी, पैटर्न जो था वो मैंने आपको इसमें बता ही दिया है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आया हो, कोई लाइन का मतलब ना समझ में आया हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय।